नमस्कार दोस्तों। न जाने किस मिट्टी के बने होते हैं ये लोग, न जाने हिंदू धर्म की कौन सी किताब पढ़ी होती है ऐसे लोगों ने। नफरत इनके पोर पोर में भरी है, जहर इनकी जुबान से निकलती है। जब भी मुंह खोलते हैं सिर्फ नफरती बातें करते हैं और बीजेपी की सत्ता का संरक्षण ऐसे लोगों को बेलगाम बनाता है। कभी ऐसे लोगों के बयान सुनिए और फिर देश विदेश के मंचों से पीएम मोदी के प्रवचन सुनिए तो लगेगा कितना विरोधाभास है इन सब की कथनी और करनी में। ऊपर मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, शिवराज जी हैं, नड्डा जी हैं और नीचे ऐसे लोग अपने नफरती एजेंडे के साथ दिन रात काम कर रहे हैं, हर सूबे में काम कर रहे हैं, हर जिले में काम कर रहे हैं, सत्ता के लिए जमीन तैयार करने के लिए। और क्योंकि सबका मालिक एक है, सबका मकसद एक है, सबका एजेंडा एक है, इसलिए जब कभी किसी छुटभइये नेता या नफरती शख्स को बीजेपी फ्रिंज एलिमेंट कहकर उससे पिन छुड़ाने की कोशिश करती है तो हम जैसे लोगों को तो हंसी आती है, क्योंकि असलियत का अंदाजा तो हमें है। स्क्रीन पर जो शख्स आपको दिख रहा है यह उसी बजरंग दल का नेता है जिस बजरंग दल को पीएम मोदी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग बली से जोड़ दिया था। यह शख्स उसी बजरंग दल के उत्पाती, हुड़दंगी और नफरती ब्रिगेड का एक चेहरा है जिस पर कर्नाटक में बैन लगाने की बात उठी। कांग्रेस की घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा था तो पीएम मोदी खुद बौखला गए, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर खुद मोर्चा थाम लिया, रैलियों में जय बजरंग बली के नारे लगाकर वोट मांगने लगे। यह अलग बात है कि कर्नाटक की जनता ने बजरंग दल और बजरंग बली का फर्क समझ लिया और बीजेपी को धूल चटा दी। लेकिन जिसकी जो फितरत होती है उससे वो बाज कहां आता है। तो सबसे पहले बजरंग दल के इस नेता के जहरीले बयान को सुनिए और समझिए कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि सबके तार ऊपर से नीचे तक जुड़े हैं। कोई कुछ कहता है, कोई संत बनता है, कोई प्रवचन देता है, लेकिन कोई जमीन पर इस तरह से काम करता है। और तब मोदी जी जब आते हैं तो पूछते हैं देश में क्या चल रहा है। ये वो सवाल है जो प्रधानमंत्री मोदी 6 दिनों की विदेश यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचते ही जेपी नड्डा से पूछते हैं, जैसे उन्हें पता नहीं कि देश में क्या चल रहा है, लेकिन देश में यह चल रहा है। सुनिए बजरंग दल के इस जहरीले नेता को। इसी प्रकार से हमें उपस्थित होना है और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीहोर जिले के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में बहुत जल्दी बजरंग दल के कार्यालय बनाएंगे और जब तक हमारे बजरंग दल के कार्यालय नहीं बन जाते ये कारवां रुकने वाला नहीं है। आज सीहोर जिले में बजरंग दल। सुन लिया आपने, शिवराज सिंह चौहान के सूबे में एक जिला है सीहोर। सीहोर बजरंग दल के जिला संयोजक विवेक राठौर का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में विवेक राठौर यह कहते हुए दिख रहा है कि सीहोर जिलों के भीतर जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों के अंदर बजरंग दल के कार्यालय बनाएंगे। चौराहे पे कह रहा है ये शख्स। जब तक मस्जिदों में बजरंग दल के कार्यालय नहीं बन जाते तब तक ये कारवां रुकने वाला नहीं है। बजरंग दल का एक जिला संयोजक चौराहे पर सरेआम माइक पर यह कह रहा है, एलानिया तौर पर। जरा सोचिए, बीजेपी से जुड़े बजरंग दल के नफरती नेता किसी चौराहे पर खड़े होकर ऐसे बयान दें तो उसका मतलब क्या है। मोदी अमेरिका में बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं, देश में अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव नहीं होने के दावे करते हैं। यह अलग बात है कि सवाल पूछने वाली पत्रकार को इतना ट्रोल किया जाता है कि व्हाइट हाउस की तरफ से नाराजगी जताई जाती है, उसे मुस्लिम घोषित किया जाता है। लेकिन भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुकते हैं, भोपाल जाते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत संबोधित करते हैं, मुसलमानों के हितों की बात करते हुए मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करते हैं और उनके वीडियो ऐसे आते हैं जैसे लग रहा है उससे पहले किसी ने मुसलमानों के बारे में ऐसा सोचा नहीं है। इस नेता के बारे में जानकारी यह मिली है कि एफआईआर इनके खिलाफ हो चुका है, लेकिन इन्हें पता है कि इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। यही अगर कोई मुसलमान कह देता तो पता नहीं उसके साथ क्या सलूक होता। बजरंग दल के इस नेता का वीडियो वायरल होने के बाद शहर में तनाव है। सीहोर में कहा जा रहा है कि वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से सीहोर के 130 गांवों में
हिंदू जन जागरण यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा के दौरान ऐसी ही नफरती और जहरीली बातें कही जाती हैं। पहले भी हुआ है, महाराष्ट्र में, एमपी में और राज्यों में। हिंदुओं को एकजुट करने के नाम पर मुसलमानों को ऐसी यात्राओं में टारगेट किया जाता है। यह बयान भी 25 जून को इसी तरह की एक यात्रा के दौरान दिया गया है। महीनों बाद एमपी में चुनाव है। बीजेपी के लिए चुनाव का सबसे बड़ा हथियार यही है। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह बीजेपी को जमीन तैयार करनी है ध्रुवीकरण की। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, बहुसंख्यक आबादी, हिंदू आबादी के भीतर नफरत का संचार करो और इसके लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करो। सरकार अपनी है, पुलिस अपनी है। अगर कहीं थोड़ा बहुत बवाल भी हुआ, कोई केस मुकदमा भी हो गया, जैसे इन साहब के खिलाफ अब हुआ वीडियो वायरल होने के बाद, तो क्या फर्क पड़ेगा? शिवराज जी है ना, मोदी जी है ना, बीएचपी नेता है ना, संघ के नेता है ना। तो अव्वल तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होती नहीं है, और अगर होती है तो बेल मिल जाएगी नहीं, यही लगता है। पुलिस और प्रशासन की क्या मजाल कि बजरंग दल, वीएचपी और बीजेपी के जहरीले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, और अगर कार्रवाई होती तो बीजेपी के कुछ सांसद भी सलाखों के पीछे होते। इस तरह की यात्राएं, भाषण, रैलियां और जहर बुझे बयान अभी हर रोज आएंगे। 5 महीने बाद, जैसा कि मैंने कहा, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव है। अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव है। मोदी जी मंच पर आएंगे तो मुसलमानों को पटाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे संतों की तरह, और उनकी सेना अलग अलग इलाकों में ध्रुवीकरण के लिए ऐसे ही पिच तैयार करेगी। बीजेपी को अब मुसलमानों का वोट भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की गोलबंदी के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ वोट फीसदी कम न हो जाए तो मुसलमानों को भी पटाओ, कुछ जितने आ सकते आए। लेकिन बीजेपी को मुसलमानों की हैसियत भी दिखानी है। तभी बीजेपी नेताओं ने बहुत तयशुदा ढंग से मुसलमानों में भी एक तबका तलाशा है, पसमानदा मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, और पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए ऐसी लफाजी शुरू की है जो बीजेपी नेताओं के भाषणों में अभी दिखने वाला है। उनका रहनुमा बनने में लगे खुद प्रधानमंत्री मोदी। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा भोपाल में? सबका साथ, सबका विश्वास के नारे को बुलंद करते हुए, पसमानदा मुसलमानों के शुभचिंतक बनने की कोशिश करते हुए मोदी ने जो कहा वो सुनिए, और बजरंग दल और बीजेपी के नेता क्या कहते हैं वो तो आप सुनते रहते हैं। सुनिए मोदी जी को। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे, और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और इसे अमेरिका से लौटे मोदी का यह प्रवचन था। जिस सूबे में पीएम मोदी पसमानदा मुसलमानों का रहनुमा बनने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, उसी सूबे में जिले जिले में हिंदुओं को जगाने के लिए यात्राएं निकल रही हैं। मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जिस बयान का जिक्र मैंने किया बजरंग दल के एक नेता के हवाले से, लेकिन ऐसे बहुत सारे बयान लगातार। और एक मोदी जी हैं जो अभी अभी अमेरिका से यह दावा करके लौटे कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। हालांकि उस पत्रकार के साथ जिसने सवाल पूछा उसके साथ क्या सलूक हुआ वो दुनिया ने देखा, देश ने देखा कि एक ट्रोल ब्रिगेड, बीजेपी की पूरी आईटी सेल किस तरह से उस पत्रकार के पीछे पड़ी। और तो और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी माय फ्रेंड बराक कहते रहे, उस बराक ओबामा पर भी सवाल उठ गए। उन पर हमला असम के एक मुख्यमंत्री ने किया, हुसैन ओबामा एक तरह से इशारों में कहा, और बराक ओबामा को मुस्लिम साबित करने की होड़ में लगातार कई दिनों तक हुसैन ओबामा और बराक हुसैन ओबामा ट्वीट होता रहा। यहां तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक ने बराक ओबामा पर तीखे हमले किए।
कई सवाल खड़े किए उस ओबामा पर जिससे दोस्ती का जिक्र करते प्रधानमंत्री मोदी अघाते नहीं थे। लेकिन अब भारत में 8 महीने 9 महीने में क्या होने वाला है, और जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आकर मासूम सा सवाल पूछते हैं देश में क्या हो रहा है, तो हम जैसे लोगों को यही दिखता है कि देश में ये हो रहा है। यह अलग बात है कि वो खारिज करें, इनकार करें। सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, कम से कम 7-8 बार बीते 2 सालों में हेट स्पीच को लेकर, मुसलमानों के खिलाफ बयान को लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ वाले धर्म संसद को लेकर, मरने मारने जैसे कट्टरवादी भगवाधारियों के बयान को लेकर फटकार लगा चुका है। यहां तक कि महाराष्ट्र के कई जिलों में ऐसी यात्राएं जो कई महीनों तक निकाली गई, मेरे ख्याल से सैकड़ों हजारों की तादाद के साथ, 50 रैलियों का आंकड़ा तो कुछ दिन पहले था, मार्च तक, अप्रैल तक कहा जा रहा था, मार्च तक शायद 50 रैलियां की गई, और हर रैलियों में टारगेट पर मुसलमान थे, कट्टरपंथी बातें थी, कट्टर हिंदुत्व की जमीन तैयार करने के लिए हिंदुओं को खतरे में बताने जैसी बातें की गई। और टी राजा सिंह जैसा नफरती बीजेपी का विधायक दक्षिण भारत से आकर महाराष्ट्र में रैलियां करता रहा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के दावे करता रहा। तब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कुछ लोगों ने याचिकाएं दायर की हेट स्पीच के खिलाफ, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा बहुत मायने रखता है, लेकिन वो मायने सरकार के लिए नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने यहां तक कह दिया महाराष्ट्र सरकार के संदर्भ में कि सरकार नपुंसक है, इंपोटेंट है, इसलिए ऐसे मामलों में रोक नहीं लगाई जा रही है। ये तक कहा सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कि अगर हेट स्पीच के मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई, तुरंत मामले दर्ज नहीं हुए तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। और बहुत कुछ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर मैंने वीडियो पहले भी विस्तार से बताया। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हेट स्पीच के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, और अहम बात यह कि धर्म और राजनीति को अगर अलग कर देंगे तो यह हेट स्पीच बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ 2 टूक कहा कि यह जो हो रहा है सिर्फ राजनीति की वजह से हो रहा है। लेकिन क्या यह थमा? नहीं थमा। उसके बाद भी वो सिलसिला जारी है, मध्य प्रदेश हो, और अभी यह सिलसिला अगले कुछ महीनों तक आप लगातार देखेंगे, और उसके बाद चुनाव है। तो इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हुए कहते हैं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, जब कहते हैं पसमानदा मुसलमानों की चिंता में शामिल होते हुए पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कुछ भाषण देते हैं, और बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदारी जब दी गई है मोदी मित्र बनाओ, मुसलमानों को मोदी मित्र बनाओ, मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए अलग अलग राज्यों में सभाएं हो, हर लोकसभा क्षेत्र में 4000-5000 मुसलमानों को अपने साथ जोड़ो, तो क्या बीजेपी नेता भूल जाते हैं कि जो बजरंग दल का ये जिला संयोजक या नेता अगर सीहोर में कह रहा है कि हर मस्जिद में हम बजरंग दल कार्यालय बनाएंगे, क्या उसमें पसमानदा मुसलमान नहीं जाते? और क्या मस्जिद उन पसमानदा मुसलमानों का नहीं है? और पहले कई बार होता था, 10 साल 20 साल पहले वाजपेयी के समय में भी कई बार बीजेपी नेता बजरंग दल से दूरी बनाते थे, बीएचपी से भी कई बार टकराव होता था। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री मोदी खुलकर बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ते हुए रैलियों में भाषण दे चुके, तो अब वो रिश्ता तो कुछ ऐसा है नहीं कि वो संघ परिवार का है या संघ परिवार से सियासी रिश्ता उस तरह से नहीं है, वो एक अलग है संगठन है, हम एक अलग संगठन है, सारी बातें खत्म हो गई। अब तो सीधे बजरंग दल को मान लिया जाए कि बजरंग दल के संरक्षण प्रधानमंत्री मोदी हैं, संरक्षक। बजरंग दल के संरक्षक अमित शाह हैं, बजरंग दल के संरक्षक योगी हैं, कोई अलग संगठन नहीं है जिसका कोई दूर का रिश्ता है। और बजरंग दल जो राजनीति कर रहा है या राजनीतिक जमीन तैयार कर रहा है या जो उकसावे भड़काने वाला जो माहौल बना रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, किसके लिए? सत्ता किसको चाहिए? सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। बेनिफिशियरी कौन होगा? बीजेपी। तो इस तरह से अगर बजरंग दल या बीएचपी या बीजेपी के लोग बोलते और कहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी अगर अमेरिका में भाषण देते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ भारत में भेदभाव नहीं हुआ है, तो इन भाषणों बयानों के पैमानों को कसिए। आंकड़ों पर अगर बात होगी तो ये बार बार वीडियो में मैंने कहा भी, भारतीय जेलों में एक आंकड़ा है कुछ महीने पहले का कि भारतीय जेलों में 30% से अधिक कैदी मुसलमान हैं। और हिंदू ने छापा था, पिछले साल एक खबर छापी थी कि 2021 में भारतीय जेलों में हिरासत में रखे गए कैदियों में 30% से अधिक मुस्लिम थे, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक मुसलमानों की आबादी
हिस्सेदारी आबादी में 14% के आसपास है। इसका मतलब भारतीय जेलों में मुसलमानों की तादाद, बंद तादाद ज़्यादा है। और उसमें यह भी है कि 2021 में असम में 61% अपराधी और 49% विचाराधीन कैदी मुस्लिम थे, और जबकि जनसंख्या में मुस्लिम हिस्सेदारी 34% थी। ऐसे कई राज्यों के आंकड़े आए कि वहाँ जो पकड़े गए लोग, हिरासत में रखे गए या अंडर ट्रायल हैं, उसमें मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। तो ये आरोप लगता है बीजेपी सरकारों पर कि मुसलमानों के मामले में सरकार, सिस्टम और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है। लेकिन अगर ऐसे ही कोई बजरंग दल का नेता होता है या अगर सत्ताधारी दल से जुड़ा होता है या अगर हिंदुत्ववादी होता है तो उसके खिलाफ सरकार, पुलिस और सिस्टम का रवैया नरम होता है, दोस्ताना होता है। उन आंकड़ों पर जाऊंगा तो बहुत विस्तार से बहुत कुछ कई बार लिखा और बोला जा चुका है। मैं वहाँ विस्तार से जाने के बजाय सिर्फ ये कि अगर प्रधानमंत्री मोदी थोड़ा भी यकीन रखते हैं अपने कहे पर, तो कम से कम ऐसे लोग जो बजरंग दल या वीएचपी या बीजेपी के हों, और बजरंग दल और वीएचपी की क्यों बात करें, 50 बार बात हम कर चुके हैं। बीजेपी में कई नेता मंत्री हैं जो इसी तरह की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ हमलावर होकर बहिष्कार की बात और सबक सिखाने की बात। ये जब तक थमेगा नहीं तब तक इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो भी होता है सब मोदी की रजामंदी से होता है। वरना किसी की मजाल नहीं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी तय कर दें कि खबरदार कोई शख्स अगर मुसलमानों के खिलाफ मस्जिदों में बजरंग दल के कार्यालय खोलने की बात या इस तरह की कोई बात करे। क्योंकि आज की तारीख में एक दौर था देश में 25 साल 30 साल पहले कि वीएचपी की अलग हस्ती थी और कई बार टकराव सरकार से भी वीएचपी का होता था। अशोक सिंघल जब वीएचपी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे वाजपेयी के काल में, लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज जब प्रवीण तोगड़िया थे वो दौर था जब सरकारों को, अपनी ही सरकार को चुनौती देने के लिए बहुत सारे ऐलान करते थे, धर्म संसद से लेकर और तरह तरह के ऐलान। आज का दौर ये है कि न तो अशोक सिंघल है, न प्रवीण तोगड़िया है और न सरकार और बीएचपी के बीच वो दूरियों जैसा कोई रिश्ता है। आज की तारीख में मोदी सर्वे सर्वा है। इसलिए शुरू में मैंने कहा सबका मालिक एक है, उनके सामने किसी की हैसियत नहीं। तो सवाल उठता है मोदी अगर अमेरिका में कहते हैं तो फिर भारत में ऐसी बयानबाजियां, ऐसी हरकतें, ऐसे निशाने पर रखने की बातें होती क्यों? विस्तार में जाऊंगा तो ये वीडियो 40-50 मिनट तक ऐसे ही बन जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है नहीं कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के उस कहे का, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ख्याल रखेंगे और सरकार कम से कम आने वाले समय में ये तय करे कि ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे है जो इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन ऐसा होगा क्या? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग अपने बिलों से निकलेंगे और अगले 11 महीने तक इससे ज्यादा जहरीले भाषण देंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं नाउम्मीदी के साथ कि स्थितियां बहुत बदलेगी नहीं, बदलनी चाहिए। ये सब हम सब की दुआ है। फिलहाल नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी और